हेलो एवरीवन। 66th बीपीएससी का फाइनल रिजल्ट आ चुका है और आप लोगों ने देखा होगा कि टॉप 10 में इंजीनियर्स ही हैं, उसमें से अधिकांश लोग आईआईटीएन हैं। तो आप सोच सकते हैं कि आपका कंपटीशन इस कंट्री के सबसे अच्छे कॉलेज से पढ़ने वाले पढ़े हुए लोगों से होने वाला है। तो आपको यदि कंपटीशन में बने रहना है, एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना है, तो निश्चित रूप से उनसे ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, उनसे ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके एग्ज़ाम देने जाना होगा। क्वेश्चन के प्रैक्टिस के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज मैं पटना के इम्तिहान इंस्टीट्यूट के टेस्ट सीरीज़ के टेस्ट 6 के हिंदी मीडियम के क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहा हूं। टेस्ट सीरीज़ के जो क्वेश्चंस हैं आने वाले बीपीएससी 67th री एग्ज़ाम में निश्चित रूप से आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होंगे, आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई कराने में बहुत ही ज़्यादा मदद करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 2022 शीतकालीन ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में भाग लेने वाले एकमात्र भारतीय एथलीट आरिफ खान ने किस ओलंपिक खेल के लिए क्वालिफाई किया था? स्कीइंग के लिए राइट ऑप्शन सी है। आरिफ खान एकमात्र भारतीय थे जिन्होंने बीजिंग में आयोजित शीतकालीन ओलंपिक खेलों 2022 के लिए क्वालिफाई किया था। आरिफ शीतकालीन ओलंपिक के 2 अलग अलग आयोजनों के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय एथलीट भी हैं। उन्होंने 2022 शीतकालीन ओलंपिक में स्लैलम और ज्वाइंट स्लैलम स्कीइंग स्पर्धाओं के लिए क्वालिफाई किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राफिक्स उपन्यास अथर्व दी ओरिजिन के लेखक कौन है जिसमें क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी को सुपर हीरो अथर्व के रूप में चित्रित किया गया है? तो वह है रमेश थामिलमनी। राइट ऑप्शन बी है। नेक्स्ट, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने संयुक्त रूप से बिहार में किस शहर में 14.5 किलोमीटर लंबे रेल सह सड़क पुल का उद्घाटन किया था? तो मुंगेर में। राइट ऑप्शन ए है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने 696 करोड़ रुपये की लागत से मुंगेर में NH 333B पर गंगा नदी पर 14.5 किलोमीटर लंबे रेल सह सड़क पुल का उद्घाटन किया। नेक्स्ट, नेशनल रिवर इंटरलिंकिंग पॉलिसी के तहत स्थापित पहला संस्थान कौन सा है? तो वो है केन बेतवा लिंक परियोजना प्राधिकरण। राइट ऑप्शन सी है। केंद्र ने राष्ट्रीय नदी जोड़ो नीति के तहत पहली पहल को लागू करने के लिए केन बेतवा लिंक परियोजना प्राधिकरण का गठन किया, जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के सूखे बुंदेलखंड क्षेत्र में लगभग 11 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचाई के तहत लाने का प्रयास किया गया है। नेक्स्ट, भारत ने व्यापार बाधाओं को कम करने के लिए निम्न में से किस देश के साथ वर्क प्लान 2022 पर हस्ताक्षर किए हैं? तो जर्मनी के साथ। राइट ऑप्शन सी है। भारत और जर्मनी के बीच क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने, व्यापार में तकनीकी बाधाओं को कम करने, उत्पाद सुरक्षा बढ़ाने और उपभोक्ता संरक्षण को मजबूत करने के लिए वर्क प्लान 2022 पर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट, भारत सरकार ने किस वर्ष तक 5 मिलियन टन ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन के लक्ष्य को प्राप्त करने की रणनीति के एक भाग के रूप में ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया नीति को अधिसूचित किया है? तो 2030 तक। राइट ऑप्शन डी है। भारत सरकार ने राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन की दिशा में एक कदम बढ़ाते हुए अपनी हरित हाइड्रोजन नीति के पहले चरण को अधिसूचित किया है। मिशन का उद्देश्य भारत को हरित हाइड्रोजन हब बनाना और उसके जलवायु लक्ष्यों को पूरा करने में मदद करना है। इसका लक्ष्य 2030 तक हरित हाइड्रोजन के 50 लाख मीट्रिक टन प्रति वर्ष के उत्पादन और नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता के संबंधित विकास को पूरा करना है। ग्लासगो में COP26 शिखर सम्मेलन में भारत ने 2070 तक कार्बन तटस्थ होने का संकल्प लिया है। नेक्स्ट, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में एशिया के सबसे बड़े गोवर्धन बायो CNG संयंत्र का उद्घाटन किया? इंदौर में किया। राइट ऑप्शन बी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंदौर के देवगुराडिया क्षेत्र में एशिया के सबसे बड़े गोवर्धन बायो CNG संयंत्र का आभासी रूप से उद्घाटन किया। इंदौर बायो CNG संयंत्र का निर्माण संसाधन वसूली को अधिकतम करने के लिए अपशिष्ट से धन, वेस्ट टू वेल्थ और परिपत्र अर्थव्यवस्था सर्कुलर इकोनॉमी के व्यापक सिद्धांतों के तहत किया गया है। नेक्स्ट, ए नेशन टू प्रोटेक्ट पुस्तक के लेखक कौन है? तो प्रियम गांधी मोदी है। राइट ऑप्शन बी है। प्रियम गांधी मोदी द्वारा लिखित ए नेशन टू प्रोटेक्ट नामक पुस्तक का विमोचन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने किया। यह पुस्तक पिछले 2 वर्षों में कोविड संकट के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी की भूमिका पर प्रकाश डालती है। नेक्स्ट,
भारत सरकार ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में देश के शैक्षणिक संस्थानों को मजबूत करने के लिए कौन सी पहल शुरू की है? हील बाई इंडिया पहल शुरू किया गया है। राइट ऑप्शन डी है। भारत सरकार स्वास्थ्य के क्षेत्र में देश के शैक्षणिक संस्थानों को मजबूत करने और स्वास्थ्य में गुणवत्तापूर्ण मानव संसाधनों का विकास करने के लिए हील बाई इंडिया को बढ़ावा दे रही है। इससे उन्हें दुनिया में कहीं भी काम करने के योग्य बनने में मदद मिलेगी। नेक्स्ट, भारत के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस राज्य में किया गया है? उत्तर प्रदेश में किया गया। राइट ऑप्शन ए है। देश के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी और उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह द्वारा रामपुर के पटवई में किया गया। जल संरक्षण और पर्यावरण को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ आज़ादी का अमृत काल के दौरान हर जिले में 75 तालाब अमृत सरोवर बनाने का आह्वान किया था। नेक्स्ट, ब्रह्मपुत्र नदी में चलने वाला अब तक का सबसे लंबा जहाज कौन सा है? एमवी राम प्रसाद बिस्मिल। राइट ऑप्शन डी है। नेक्स्ट, भारत में कौन सा कोलफील्ड वर्तमान में भारत की सबसे बड़ी कोयला उत्पादक कंपनी है जिसका उत्पादन 2021-22 में 15 मिलियन टन को पार कर गया? तो वह है महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड। राइट ऑप्शन सी है। CIL की एक इकाई महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड MCL ने वित्तीय वर्ष 2021-22 में कोयला उत्पादन में 157 मिलियन टन को पार कर लिया। यह देश की अग्रणी कोयला उत्पादक कंपनी बन गई है। नेक्स्ट, भारत की आज़ादी के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में आज़ादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में महात्मा गांधी के नाम पर एक ग्रीन ट्रायंगल का उद्घाटन किस देश में किया गया? मेडागास्कर में किया गया। राइट ऑप्शन ए है। भारत की आज़ादी के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में आज़ादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में महात्मा गांधी के नाम पर एक ग्रीन ट्रायंगल का संयुक्त रूप से मेडागास्कर की राजधानी एंटानानारिवो में उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय खुशी दिवस 2022 का विषय क्या है? तो बिल्ड बैक हैप्पियर है। राइट ऑप्शन ए है। इसका उद्देश्य कोविड-19 महामारी से वैश्विक स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करना है। नेक्स्ट, किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने जर्मनी को GI टैग किए गए कालीनों की अपनी पहली खेप का निर्यात किया? तो जम्मू और कश्मीर। राइट ऑप्शन डी है। GI टैग वाले कालीनों की पहली खेप जर्मनी को नई दिल्ली से निर्यात की गई। जम्मू और कश्मीर सरकार ने अंततः प्रसिद्ध कश्मीरी कालीन के लिए एक त्वरित प्रतिक्रिया QR कोड के साथ एक भौगोलिक संकेत यानी GI रजिस्ट्री शुरू की जिसमें कारीगरों और उपयोग की जाने वाली सामग्री का विवरण है। नेक्स्ट, किस राज्य में डोल उत्सव मनाया गया है? तो पश्चिम बंगाल में। राइट ऑप्शन सी है। पश्चिम बंगाल में डोल उत्सव या डोल यात्रा रंगों का त्यौहार मनाया गया जो बसंत के मौसम की शुरुआत का प्रतीक है। यह त्यौहार भगवान कृष्ण और राधा को समर्पित है और पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। यह बंगाली कैलेंडर के अनुसार वर्ष का अंतिम त्यौहार भी है। नेक्स्ट, IQAIR की 2021 की विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन का चयन करें। 2021 में बांग्लादेश दुनिया का सबसे प्रदूषित देश रहा। बिल्कुल सही है। नई दिल्ली दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी रही। यह भी सही है। भिवाड़ी राजस्थान का इस सूची में सबसे ऊपर है और उसके बाद गाजियाबाद उत्तर प्रदेश का स्थान आता है। यह भी सही है। तो तीनों कथन सही है। राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट, बेहतर मृदा स्वास्थ्य के लिए कार्बन न्यूट्रल खेती शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? केरल है। राइट ऑप्शन बी है। केरल देश का पहला राज्य है जो चयनित स्थानों में कार्बन न्यूट्रल खेती के तरीकों को पेश करेगा, जिसके लिए केरल सरकार ने 2022-23 के बजट में 6 करोड़ रुपये आवंटित किया है। नेक्स्ट, पाक जलडमरू मध्य में तैरने वाली सबसे कम उम्र की और सबसे तेज महिला तैराक कौन बन गई है? जिया राय। राइट ऑप्शन ए है। पैरा तैराक जिया राय जिन्हें ऑटिज्म है। तलाई मन्नार श्रीलंका से धनुषकोडी भारत तक पाक जलडमरू मध्य में यानी पाक स्ट्रेट में तैरने वाली दुनिया की पहले कम उम्र और सबसे तेज महिला तैराक बन गई है। उन्होंने 13 घंटे 10 मिनट में 28.5 किलोमीटर की दूरी तय की। उन्होंने 13 साल 10 महीने की उम्र में यह कारनामा किया। नेक्स्ट, स्कूल चलो अभियान के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया है। यह सही है। इसका उद्देश्य प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 100% नामांकन सुनिश्चित करना है। ये भी सही है। सबसे कम साक्षरता दर वाले जिले श्रावस्ती में अभियान की शुरुआत की गई। ये भी सही है। इस अभियान के तहत कम साक्षरता दर वाले जिलों को प्राथमिकता दी जाएगी। ये भी सही है। तो चारों कथन जो है सही है। सो राइट ऑप्शन हो जाएगा ई। नेक्स्ट,
सबसे प्रतिष्ठित साहित्यिक पुरस्कारों में से एक सरस्वती सम्मान 2021 किसे प्रदान किया जाएगा? प्रोफेसर रामदास मिश्रा को। राइट ऑप्शन बी है। वर्ष 2021 के सबसे प्रतिष्ठित साहित्यिक पुरस्कारों में से एक सरस्वती सम्मान कवि और साहित्यकार प्रोफेसर रामदास मिश्रा को उनके कविता संग्रह मैं तो यहाँ हूँ के लिए प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने छात्रों के लिए स्कूली पाठ्यक्रम में भगवत गीता को शामिल करने की घोषणा की है? तो गुजरात और हिमाचल प्रदेश दोनों की सरकारों ने घोषणा किया है। राइट ऑप्शन ई हो जाएगा, मोर देन वन। गुजरात के शिक्षा मंत्री जीतू बाघानी ने 17 मार्च को घोषणा की कि भगवत गीता को शैक्षणिक वर्ष 2022-23 से शुरू होने वाले कक्षा 6 से 12 के छात्रों के लिए स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा। गुजरात के बाद हिमाचल प्रदेश कक्षा 9 से 12 के छात्रों के लिए अपने पाठ्यक्रम के हिस्से के रूप में भगवत गीता लाने वाला दूसरा राज्य बन गया है। नेक्स्ट, 2010 से बाघों की आबादी को दुगुना करने के लिए किस टाइगर रिजर्व को प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय TX2 कहिए या T×2 कहिए या T×2 कहिए पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये है सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। राइट ऑप्शन ए है। तमिलनाडु में सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को 2010 से अपनी बाघों की आबादी को दुगुना करने के लिए प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय TX2 या T×2 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेपाल के बर्दिया राष्ट्रीय उद्यान को भी जंगली बाघों की आबादी को दुगुना करने के लिए संयुक्त रूप से इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। TX2 पुरस्कार उन अभयारण्यों को दिया जाता है जो 2010 के बाद से बाघों की आबादी में उल्लेखनीय और औसत दर्जे की वृद्धि प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट, संगीत जगत के कई सितारों का इस वर्ष निधन हो गया, इनमें से किनका संबंध संतूर वादक से था? तो पंडित शिव कुमार शर्मा एंड पंडित भजन सोपोरी, ये दोनों का संबंध जो है संतूर वादन से था। सो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा मोर देन वन हो जाएगा। पंडित बिरजू महाराज किससे संबंधित थे? तो ये थे कथक से संबंधित थे। और पंडित सुखराम, ये भारत के पूर्व केंद्रीय मंत्री थे। नेक्स्ट, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। कुल वन और वृक्ष आवरण देश के भौगोलिक क्षेत्र का 24.62% है, यानी 24.62% है। ये सही है। पर्वतीय जिलों में वनावरण इन जिलों के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 37.53% है, यानी 37.53% है। ये गलत है कितना? 40.17% है। नेक्स्ट, जनजातीय जिलों में कुल वन क्षेत्र इन जिलों के भौगोलिक क्षेत्र का 40.17% है, नहीं, वो है 37.53%। ये दोनों गलत है। ये इनका जो डाटा है 37.53% एंड 40.17%, ये इंटरचेंज हो गया है। तो सेकंड वाले स्टेटमेंट में हो जाएगा 40.17% और इस थर्ड वाले स्टेटमेंट में हो जाएगा 37.53%। नेक्स्ट, उत्तर पूर्वी क्षेत्र में कुल वन क्षेत्र उसके भौगोलिक क्षेत्र का 64.66% है। ये सही है। तो गलत कौन सा है? 2 और 3। सो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो 2 और 3 सही नहीं है। सो राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट, बिहार के किस शहर में पहला फायर ब्रिगेड प्रशिक्षण संस्थान बनाया जाएगा? बिहटा में बनाया जाएगा। राइट ऑप्शन बी है। नेक्स्ट, निम्न में से किस एक्ट प्रावधान द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए विधि बनाने का प्राधिकार प्रदान किया गया? तो वो एक्ट था एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। राइट ऑप्शन बी होगा। भारत में संवैधानिक विकास की शुरुआत 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा होती है। इस एक्ट द्वारा भारत में कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने का पहला कदम उठाया गया। आगे चलकर रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 लाया गया। इस एक्ट के अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए भी विधि बनाने का प्राधिकार प्रदान किया गया। नेक्स्ट, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च कौन है? क्या संसद सर्वोच्च है, या राष्ट्रपति है, या सर्वोच्च न्यायालय है, या संविधान है? तो संविधान सर्वोच्च है। राइट ऑप्शन डी है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में संविधान ही सर्वोच्च है। भारत का संविधान अपना प्राधिकार भारत की जनता से प्राप्त करता है। भारतीय संविधान के अनुसार भारत का सर्वोच्च पदाधिकारी राष्ट्रपति होता है। भारत की संसद कानून बनाने वाली सर्वोच्च संस्था है। नेक्स्ट, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में संघीय शब्द यानी फेडरल सिस्टम, फेडरल गवर्नमेंट शब्द का प्रयोग किया गया है?
तो कहीं पर भी नहीं किया गया है, भारतीय संविधान में कहीं पर भी नहीं किया गया है। किया गया है भारत जो है राज्यों का संघ है, ये दर्ज किया गया है संविधान में। सो राइट ऑप्शन ई हो जाएगा, नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट, देशीयकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के लिए किसी व्यक्ति को भारत में कम से कम कितने वर्षों तक रहना अनिवार्य है? 12 वर्षों तक रहना अनिवार्य है, राइट ऑप्शन डी है। भारत सरकार ने देशीयकरण का प्रमाण पत्र प्राप्त कर भारत की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। देशीयकरण द्वारा नागरिकता तभी प्रदान की जाएगी जबकि संबंधित व्यक्ति कम से कम 12 वर्ष तक भारत में रह चुका हो। नेक्स्ट, जब कोई पदाधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्य का निर्वाह ठीक से नहीं करता है तो उस परिस्थिति में न्यायालय द्वारा उसके विरुद्ध कौन सा रिट जारी किया जाता है? परमादेश जारी किया जाता है, राइट ऑप्शन ए है। परमादेश उस समय जारी किया जाता है जब कोई पदाधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्यों का ठीक से निर्वहन नहीं करता है। इस प्रकार के आज्ञा पत्र के आधार पर पदाधिकारी को उसके कर्तव्य का पालन करने का आदेश जारी किया जाता है। नेक्स्ट, संविधान में वर्णित राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत यानी डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के संदर्भ में विचार करें। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का वर्णन संविधान के भाग 4 एवं अनुच्छेद 36 से 50 तक में वर्णन किया गया है। ये तो बात सही है कि भाग 4 में दिया गया है और 36 से 51 तक दिया गया है, 36 से 50 तक नहीं दिया गया है। आर्टिकल 36 टू आर्टिकल 51 तक डीपीएसपी है भाग 4 में, तो ये तो कथन गलत है। इसे वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है, बिल्कुल ये सही है, मतलब इसको न्यायालय के द्वारा लागू नहीं करवाया जा सकता है, ये स्टेटमेंट सही है। इसका उद्देश्य देश में सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना है, ये सही है। सो इसमें से 1 गलत है, सिर्फ 2 और 3 सही है। सो राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, 2 और 3। नेक्स्ट, वित्तीय आपात की उद्घोषणा संसद के दोनों सदनों द्वारा मंजूरी मिलने के बाद अधिकतम कितने दिनों तक प्रभावी रह सकता है? 1 वर्ष तक नहीं, 2 वर्ष तक नहीं, 3 वर्ष तक नहीं, हाफ यानी आधा वर्ष तक नहीं, इनमें से कोई नहीं, अनंत काल तक प्रभावी रह सकता है। राइट ऑप्शन ई होगा, नन ऑफ द एबव। राष्ट्रपति को संविधान के अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपात की घोषणा करने की शक्ति प्रदान की गई है। वित्तीय आपात की घोषणा को घोषित तिथि के 2 माह के भीतर संसद की स्वीकृति मिलना अनिवार्य है। एक बार यदि संसद के दोनों सदनों से इसे मंजूरी प्राप्त हो जाए तो वित्तीय आपात अनिश्चित काल तक के लिए प्रभावी रहेगा, जब तक इसे वापस न लिया जाए। यह 2 बातों को इंगित करता है। पहला, इसकी अधिकतम समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है। दूसरा, इसे जारी रखने के लिए संसद की पुनः मंजूरी की आवश्यकता नहीं है। वित्तीय आपात की घोषणा को मंजूरी देने वाला प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन द्वारा सामान्य बहुमत से पारित किया जाता है। नेक्स्ट, उपराष्ट्रपति के चुनाव के निर्वाचक मंडल में निम्न में से कौन शामिल होते हैं? संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, निर्वाचित और मनोनीत दोनों ही सदस्य भाग लेते हैं, तो इसलिए ये गलत है। संसद और राज्य विधानमंडलों के निर्वाचित सदस्य, संसद के सदस्य तो भाग लेते हैं लेकिन विधानमंडल के भाग नहीं लेते हैं सदस्य, तो ये भी गलत है। संसद और राज्य विधानमंडलों के निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य, ये भी गलत है। विधानमंडल के निर्वाचित हों या मनोनीत सदस्य हों, ये भाग नहीं लेते हैं। संसद के निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य, ये सही है। संसद के निर्वाचित सदस्य हो या मनोनीत सदस्य हो, दोनों ही उपराष्ट्रपति के चुनाव में वोट देते हैं। सो राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट, बिहार के पंचायती राज व्यवस्था के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। बिहार में त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था विद्यमान है, सही है। प्रत्येक स्तर पर महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की व्यवस्था की गई है, ये भी सही है। ग्राम पंचायतों में उप मुखिया का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा होता है, नहीं, प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता है, अप्रत्यक्ष रूप से होता है जनता के द्वारा। सो ये कथन गलत है। ब्लॉक स्तर पर प्रमुख का चुनाव अप्रत्यक्ष होता है, ये सही है। तो 3 सही है, 1, 2 और 4। गलत कौन सा है? 3 गलत है। चुनना कौन सा है? उपरोक्त में से कौन सा या कौन से कथन गलत है? गलत वाला चुनना है तो केवल 3 गलत है, राइट ऑप्शन बी होगा। बिहार में त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था ग्राम स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर एवं जिला स्तर पर लागू है। बिहार पंचायती राज अधिनियम के तहत प्रत्येक स्तर पर महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की व्यवस्था की गई है। इस अधिनियम के अंतर्गत ग्राम स्तर पर उप मुखिया का चुनाव अप्रत्यक्ष होता है। साथ ही ब्लॉक स्तर पर प्रमुख एवं जिला स्तर पर जिला परिषद चेयरमैन का चुनाव भी अप्रत्यक्ष रूप से ही होता है। निम्नलिखित में से कौन संघ सूची का विषय है? कीमत नियंत्रण, ये तो समवर्ती सूची का विषय है। कारखाना, ये भी समवर्ती सूची का विषय है। जनगणना, ये संघ सूची का विषय है। बैंकिंग, ये भी संघ सूची का विषय है। तो 2 संघ सूची का विषय है, मोर देन 1 होगा, ई करेक्ट ऑप्शन होगा।
अब ये भी हम जान लेते हैं कि किस सूची में कितने विषय हैं। तो संघ सूची में 100 विषय है जो मूल संविधान में 97 था। राज्य सूची में 61 विषय है जो मूल संविधान में 66 था। समवर्ती सूची में 52 विषय है जो पहले भी 52 ही था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संसद को यह अधिकार दिया गया कि वह संविधान के किसी भी हिस्से का संशोधन कर सकती है? तो वो था 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 24वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। राइट ऑप्शन बी है। नेक्स्ट, लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव की अनुमति के लिए कम से कम कितने सदस्यों का समर्थन आवश्यक है? तो 50 सदस्यों का समर्थन आवश्यक है। राइट ऑप्शन बी है। सामान्यतः लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव लाए जाते हैं। स्थगन प्रस्ताव के लिए आवश्यक है कि मामला लोक महत्व का ही हो और उसका प्रभाव पूरे देश और उसकी सुरक्षा को प्रभावित करता हो। सामान्यतः स्थगन प्रस्ताव विरोधी दलों के सदस्यों द्वारा लाया जाता है। इसके लिए आवश्यक है कि उसे कम से कम 50 सदस्यों का अनुसमर्थन प्राप्त हो तथा स्पीकर स्थगन प्रस्ताव की तब अनुमति देता है। स्वीकार्य स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा सामान्यतः दोपहर 4 बजे शुरू होती है। स्थगन प्रस्ताव स्वीकार हो जाने का अर्थ होता है कि सरकार को निंदा की गई है, सरकार की निंदा। नेक्स्ट, संविधान की 11वीं अनुसूची के अंतर्गत निम्न में से किस अनिवार्य उपबंध का प्रावधान नहीं है? पंचायत के किसी भी स्तर पर पिछड़े वर्ग के लिए स्थानों का आरक्षण, ये अनिवार्य नहीं है, वॉलंटरी है, कोई राज्य दे सकता है चाहे तो। सेकेंड है, पंचायतों में चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष, ये बिल्कुल सही है, ये यूपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन भी है, 21 वर्ष चाहिए न्यूनतम आयु। सभी स्तरों पर अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के लिए आरक्षण, ये भी है सही। माध्यमिक और जिला स्तर के प्रमुखों के लिए अप्रत्यक्ष चुनाव, ये सही है। तो 3 सही है, 1 गलत है, ए। तो राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट, बिंबिसार ने जब अंग राज्य को मगध में मिलाया तब उस समय अंग का राजा कौन था? ब्रह्मदत्त था। राइट ऑप्शन ए है। बिंबिसार ने अंग के अंतिम राजा ब्रह्मदत्त के समय अंग राज्य को मगध साम्राज्य में मिलाया था। नेक्स्ट, प्रसिद्ध बौद्ध लेखक हरिभद्र किस पालक शासक के राज्यसभा से संबंधित था? तो धर्मपाल से संबंधित था। राइट ऑप्शन बी है। पाल वंश के महान शासक धर्मपाल के राज्यसभा से प्रसिद्ध बौद्ध लेखक हरिभद्र का संबंध था। धर्मपाल ने 770 से 810 ईस्वी तक शासन किया था। इसे परम सौगात से भी संबोधित किया गया है। गुजराती कवि सोढल ने धर्मपाल को उत्तरापद स्वामी की उपाधि से संबोधित किया है। नेक्स्ट, किस सल्तनत काल के सुल्तान ने दरिया खां नुहानी को बिहार का प्रशासक नियुक्त किया था? सिकंदर लोदी ने किया था। राइट ऑप्शन डी है। सिकंदर लोदी के बिहार अभिलेख से ज्ञात होता है कि 1495-96 में जौनपुर के शासक हुसैन शाह सरकी को पराजित कर उसने दरिया खां नुहानी को बिहार का प्रशासक नियुक्त किया था। नेक्स्ट, बक्सर के युद्ध के बाद हुए इलाहाबाद के संधि के उपरांत रॉबर्ट क्लाइव ने किसे बिहार का उप दीवान नियुक्त किया था? सीताब राय को नियुक्त किया था। राइट ऑप्शन डी है। प्लासी के युद्ध के पश्चात लॉर्ड क्लाइव ने मीर जाफर के पुत्र मीरन को बिहार का उप नवाब नियुक्त किया, लेकिन वास्तविक सत्ता बिहार के नायब नाजिम राजा रामनारायण के हाथों में ही थी। बक्सर के युद्ध के बाद हुए इलाहाबाद के संधि के बाद क्लाइव ने बिहार में उप दीवान राजा सीताब राय को नियुक्त किया, वहीं बंगाल के लिए मोहम्मद राजा खान को नियुक्त किया। 1772 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग्स ने सीताब राय को अपदस्थ कर उसके पुत्र कल्याण सिंह को राय रायन की उपाधि प्रदान की। नेक्स्ट, बिहार में अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था कब लागू की गई? 1793 में की गई। राइट ऑप्शन बी है। बिहार में अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था को गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा 1793 ईस्वी में लागू किया गया। नेक्स्ट, 1857 ईस्वी की विद्रोह के दौरान किस तारीख को पटना में मार्शल लॉ लागू किया गया? 30 जुलाई 1857 को पटना में मार्शल लॉ लागू किया गया। राइट ऑप्शन ए है। 25 जुलाई 1857 को दानापुर छावनी में 3 रेजिमेंटों के सैनिकों ने विद्रोह कर दिया और अगले दिन शाहाबाद जिले में प्रवेश किया तथा कुंवर सिंह को अपना नेता चुना। 30 जुलाई को कंपनी की सरकार ने पटना, शाहाबाद, सारण, मुजफ्फरपुर और चंपारण जिलों में मार्शल लॉ लागू कर दिया था। नेक्स्ट, अप्रैल 1939 में गया में हुए अखिल भारतीय किसान सम्मेलन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? तो आचार्य नरेंद्र देव के द्वारा की गई। राइट ऑप्शन डी है। अप्रैल 1939 में आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में गया में अखिल भारतीय किसान सम्मेलन का वार्षिक अधिवेशन हुआ था। नेक्स्ट, बिहार का तराई प्रदेश विस्तृत है, कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है? भारत नेपाल सीमा के समानांतर विस्तृत है। राइट ऑप्शन डी है। बिहार का तराई प्रदेश भारत नेपाल सीमा के समानांतर है। बिहार राज्य के नेपाल से लगे जिलों पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज में तराई प्रदेश पतली पट्टी के रूप में विस्तृत है।
नेक्स्ट, बिहार राज्य की मुख्य नकदी फसल कौन सी है? तो सबसे प्रमुख तो गन्ना है, उसके बाद जूट भी है, मेस्ता भी है और तंबाकू भी है। तो मोर देन वन करेक्ट ऑप्शन है, यहाँ पे ई होगा। तो बिहार की मुख्य नकदी फसलें गन्ना, तंबाकू, जूट और मेस्ता हैं। इन सभी नकदी फसलों में मुख्य एवं उत्पादन के हिसाब से गन्ना प्रथम स्थान पर है। बिहार के पूर्वी और पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सीवान, सारण सहित कई और जिलों में बड़े पैमाने पर गन्ना का उत्पादन होता है। देश की आज़ादी से पहले बिहार में 33 मिलें हुआ करती थी, लेकिन आज 28 चीनी मिलें हैं। इनमें से सिर्फ 11 मिलें ऐसी हैं जो इस वक्त चालू के हालत में हैं। नेक्स्ट, भीम बांध वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिला में है? भीम बांध, तो ये मुंगेर में है, राइट ऑप्शन ए है। भीम बांध वन्य जीव अभ्यारण्य मुंगेर जिला में स्थित है। इसका कुल क्षेत्रफल 681.99 वर्ग किलोमीटर है। जबकि पश्चिम चंपारण में वाल्मीकि वन्य प्राणी अभ्यारण्य है, गया में गौतम बुद्ध पक्षी अभ्यारण्य है एवं नालंदा जिला में राजगीर वन्य जीव अभ्यारण्य है। नेक्स्ट, बिहार के किस जिले में गंगा नदी की लंबाई सर्वाधिक है? तो पटना जिले में है, 99 किलोमीटर, राइट ऑप्शन सी है। गंगा नदी बिहार के 12 जिलों से होकर के गुजरती है। ये बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है, इसे याद ही कर लीजिए। किन किन जिलों से होकर के गुजरती है गंगा नदी? 12 जिलों में शामिल है बक्सर, भोजपुर, सारण, वैशाली, पटना, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, मुंगेर, भागलपुर, खगड़िया एवं कटिहार। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, बक्सर, भोजपुर, सारण, वैशाली, पटना, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, मुंगेर, भागलपुर, खगड़िया एवं कटिहार। जिसमें गंगा की सर्वाधिक लंबाई पटना में है, 99 किलोमीटर। इसके बाद दूसरी सर्वाधिक लंबाई भागलपुर में है, 97 किलोमीटर। बिहार में गंगा बक्सर के चौसा से प्रवेश करती है और कटिहार जिले में राज्य को छोड़ती है। कहाँ से प्रवेश करती है? बक्सर के चौसा से बिहार में इंटर करती है गंगा, और छोड़ती कहाँ से, निकलती कहाँ से? कटिहार जिले से बिहार से बाहर निकलती है। इस पूरे क्रम में गंगा प्रदेश में करीब 445 किलोमीटर सफ़र करती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भू स्तरीय रचना वाला है? जमुई भी है, नवादा भी है, मुंगेर भी है, राजगीर भी है। मोर देन वन, इसमें से सभी हैं, मोर देन वन, राइट ऑप्शन ई होगा। धारवाड़ भू स्तरीय रचना बिहार के दक्षिणी पूर्वी भाग में पाई जाती है, जिसका विस्तार जमुई, नवादा, मुंगेर में स्थित खड़गपुर की पहाड़ी, राजगीर और बोधगया आदि क्षेत्रों में है। सिस्ट, स्लेट, क्वार्जाइट और कांग्लोमेरेट इसी वर्ग की चट्टानें हैं। नेक्स्ट, 2020-21 में बिहार की शस्य गहनता कितनी है? तो वो 144% है, राइट ऑप्शन ए है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है? तो सबसे बड़ा क्षेत्रफल तो एशिया महाद्वीप का होता है, जो इनमें से है नहीं। उसके बाद आता है अफ्रीका, सो राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। विश्व में कुल 7 महाद्वीप हैं, जिनमें एशिया महाद्वीप क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है। उसके बाद दूसरे तीसरे स्थान पर उत्तरी अमेरिका दूसरे पे आता है, दक्षिणी अमेरिका तीसरे पे आता है। सबसे छोटा महाद्वीप जो है वो ऑस्ट्रेलिया है। तो सेकंड पे कौन आता है? सेकंड पे अफ्रीका आता है। थर्ड पे कौन आता है? उत्तरी अमेरिका, ये थर्ड पे आता है। दक्षिणी अमेरिका 4 पे आता है और ये सबसे छोटा है। ये सेकंड पे अफ्रीका आता है, फर्स्ट पे एशिया आता है, एशिया। नेक्स्ट, जापान में द्वीपों का उत्तर से दक्षिण की ओर सही अनुक्रम है? तो सबसे उत्तर में होक्काइडो है, उससे थोड़ा दक्षिण में होन्शु है, उससे दक्षिण में शिकोकू है और सबसे दक्षिण में जो है वो क्यूशू है। सो राइट ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे। इनमें होन्शु जापान का सबसे बड़ा द्वीप है। जापान की राजधानी टोक्यो इसी द्वीप पर स्थित है, होन्शु। नेक्स्ट, विश्व की सबसे ऊंची चोटियां किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती है? तो नवीन मोड़दार पर्वतों में, न्यू फोल्डेड माउंटेन्स में पाई जाती है, राइट ऑप्शन डी है। अधिकांशतः विश्व की सर्वोच्च चोटियां नवीन मोड़दार या बलित पर्वतों में ही स्थित है। विश्व की प्रथम 10 सर्वोच्च चोटियां हिमालय पर्वत श्रेणी में ही स्थित है। विश्व की सबसे ऊँची चोटी माउंट एवरेस्ट, जिसका हाइट 8,848.86 मीटर है, हिमालय पर्वत श्रेणी में ही स्थित है। नेक्स्ट, हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो वो है बाब अल मंदेब, राइट ऑप्शन बी है। हिंद महासागर और लाल सागर को बाब अल मंदेब जल संधि जोड़ती है, जबकि सुंडा जल संधि जावा सागर को हिंद महासागर से जोड़ती है। सुंडा जावा सागर को हिंद महासागर से जोड़ती है, सुंडा। हरमुज जल संधि, हरमुज जो है जल संधि फारस की खाड़ी एवं ओमान की खाड़ी को जोड़ती है। किसको जोड़ती है हरमुज जल संधि? फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ती है। और मलक्का जल संधि, मलक्का जल संधि अंडमान सागर एवं दक्षिण चीन सागर को जोड़ती है। किसको? अंडमान एवं दक्षिण चीन सागर को जोड़ती है मलक्का जल संधि।
नेक्स्ट, भारत में खाद्य प्रबंधन का निम्न में से कौन सा एक उद्देश्य नहीं है? खाद्यान्नों का निर्यात, ये उद्देश्य नहीं है। खाद्यान्नों के बफर स्टॉक का रख रखाव, ये है। खाद्यान्नों की खरीद करना, ये भी है। खाद्यान्नों का वितरण, ये भी है। तीनों है, लेकिन ये खाद्यान्नों का निर्यात करना उद्देश्य नहीं है। सो राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट, सामुदायिक विकास कार्यक्रम का उद्देश्य है। भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम 2 अक्टूबर 1952 को शुरू किया गया था। देश में कृषि कार्यक्रम और संचार की प्रणाली में सुधार के साथ साथ ग्रामीण स्वास्थ्य, स्वच्छता और ग्रामीण शिक्षा में पर्याप्त वृद्धि के उद्देश्य से सामुदायिक विकास कार्यक्रम को लागू किया गया था। तो शैक्षणिक सुविधाएं सुलभ कराना, ये भी उसका उद्देश्य है। ग्रामीण स्वच्छता है, योजना बनाने में गाँवों की सहायता, जीवन स्तर को बेहतर बनाना। तो मोर देन वन करेक्ट ऑप्शन है, यहाँ पे ई हो जाएगा। नेक्स्ट, भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक योगदान करता है? तो वो है तृतीय क्षेत्र, टर्शियरी सेक्टर, जिसको सर्विस सेक्टर भी कहा जाता है। राइट ऑप्शन सी है। भारत में तृतीय क्षेत्र यानी टर्शियरी सेक्टर यानी सर्विस सेक्टर सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सर्वाधिक योगदान करता है। तृतीय क्षेत्र में 3 अंग हैं इसके: परिवहन, संचार और व्यापार, बैंकिंग, बीमा और वास्तविक जायदाद, सामुदायिक एवं व्यक्तिगत सेवाएं। तृतीय क्षेत्र का सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी जीडीपी में वर्ष 2020-21 में आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार 54% योगदान है। यानी टर्शियरी सेक्टर कहें, सर्विस सेक्टर कहें, भारत के जीडीपी में उसका 54% का कंट्रीब्यूशन है, 54% योगदान है। नेक्स्ट, भारत में सबसे अधिक गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है? तो सबसे फर्स्ट पे आता है उत्तर प्रदेश, उसके बाद आता है मध्य प्रदेश, उसके बाद आता है पंजाब। तो सबसे ज़्यादा कहाँ उत्पादन होता है गेहूं का? उत्तर प्रदेश में। राइट ऑप्शन ए है। नेक्स्ट, दुर्लभ मुद्रा यानी हार्ड करेंसी का आशय उस मुद्रा से है जो वहन करने में बहुत कठिन हो। नहीं, सोना को नहीं। विकसित देशों की मुद्रा को हार्ड करेंसी कहा जाता है। राइट ऑप्शन सी है। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनकी पूर्ति की तुलना में मांग अधिक होती है, फलतः आसानी से इनकी प्राप्ति नहीं होती है। सो राइट ऑप्शन सी होगा। विकसित देशों की मुद्रा यानी करेंसी को हार्ड करेंसी कहा जाता है क्योंकि ये इजीली अवेलेबल नहीं होते हैं, इनकी डिमांड ज़्यादा होती है। नेक्स्ट, जनगणना 2011 के अनुसार भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर है। कौन सा शहर है? तो मुंबई है। राइट ऑप्शन ए होगा। मुंबई की जो जनसंख्या है 1,84,14,288 है, जबकि दिल्ली की जनसंख्या 1,63,14,838 है। कोलकाता की जनसंख्या 1,41,12,536 है। चेन्नई की जनसंख्या 46,96,010 है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राज्य में तांबे का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो मध्य प्रदेश में तांबे का सर्वाधिक उत्पादन होता है, लेकिन रिजर्व सबसे ज़्यादा कहाँ है? तो राजस्थान में रिजर्व सबसे ज़्यादा है, लेकिन प्रोडक्शन मध्य प्रदेश में होता है। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट, छठी आर्थिक गणना के अनुसार किस राज्य में उद्योगों की अधिकतम वृद्धि दर्ज की गई है? तो वो है मणिपुर। राइट ऑप्शन ए है। छठी आर्थिक गणना के अनुसार उद्योगों की अधिकतम वृद्धि दर मणिपुर में कितनी रही? 121.07% देखी गई, जबकि असम में 107.99% वृद्धि देखी गई। सिक्किम में 100.07% दर्ज हुई वृद्धि। नेक्स्ट, निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश यानी FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की अनुमति नहीं है? लॉटरी व्यवसाय में नहीं है, चिटफंड कंपनियों में नहीं है, निधि कंपनी में भी नहीं है FDI अलाउ, जुआ और कैसीनो सहित सट्टेबाजी में भी FDI अलाउ नहीं है। तो इन सबों में FDI अलाउ नहीं है। सो राइट ऑप्शन ई हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान असत्य है? मक्का का सर्वाधिक उत्पादन जो होता है कर्नाटक में होता है, ये सही है। चना का सर्वाधिक उत्पादन महाराष्ट्र में होता है, नहीं, ये गलत है। चना का सर्वाधिक उत्पादन कर्नाटक में ही होता है, तो ये गलत है। चावल का सर्वाधिक उत्पादन पश्चिम बंगाल में होता है। गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है, ये सभी सही है। गलत सिर्फ है चना का उत्पादन महाराष्ट्र में नहीं होता है सर्वाधिक, ये होता है कर्नाटक में। सो राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट,
2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक है? तो नागालैंड की वृद्धि दर ऋणात्मक रही है, राइट ऑप्शन बी है। मतलब 10 की वृद्धि दर ऋणात्मक रही है। कितनी ऋणात्मक रही है? 0.47%, -0.47% 10 की वृद्धि दर रही है नागालैंड की। मतलब जनसंख्या बढ़ने के बजाय घट गई है। नेक्स्ट, एंजेल का नियम किसके बीच संबंध बताता है? तो वो मांग की मात्रा और उपभोक्ताओं की आय के बीच के संबंध को दर्शाता है, बताता है, राइट ऑप्शन ए है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा सभ्यता का स्थल नहीं है? तो सोहगौरा नहीं है, राइट ऑप्शन सी है। सोहगौरा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में राप्ती नदी के किनारे स्थित एक गांव है। यहाँ से मौर्यकालीन ताम्रपत्र अभिलेख मिला है, जिसमें यहाँ अन्नागार होने का विवरण मिलता है। चन्हूदड़ो, कोटदीजी और देसलपुर, ये तीनों जो है हड़प्पा सभ्यता से जुड़े नगर थे। देसलपुर गुजरात राज्य के कच्छ जिले में है, कच्छ जिले में। देसलपुर कहाँ है? गुजरात राज्य के कच्छ जिले में है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? ऋग्वेद से संबंधित है ब्राह्मण, ये सही है। अथर्ववेद से गोपद संबंधित है, ये सही है। यजुर्वेद से शतपथ, ये भी सही है। सामवेद से तैत्तिरीय संबंधित नहीं है। सामवेद से क्या संबंधित है? पंचविश। सो ये गलत है, राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट, एशिया के ज्योतिपुंज द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्न में से कौन सा था? तो वो सुभद्र था, राइट ऑप्शन डी है। गौतम बुद्ध अपने जीवन के अंतिम वर्ष में अपने शिष्य चुंद के यहाँ पावा पहुँचे थे। यहाँ पर शुकर, मड़वा, खीर, भोज्य सामग्री खाने के चलते वे अतिसार रोग से पीड़ित हो गए। फिर वे पावा से कुशीनगर चले गए और यहीं पर सुभद्र को उन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया था। नेक्स्ट, भारत सरकार द्वारा अपनाए गए राज्य चिन्ह में सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? तो यह मुंडकोपनिषद से लिया गया है, राइट ऑप्शन बी है। नेक्स्ट, किसके द्वारा 3 प्रसिद्ध बंदरगाहों सोपारा, काम्बे और भड़ोच को गुप्त साम्राज्य में मिलाया गया? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के द्वारा मिलाया गया, राइट ऑप्शन सी है। इनका शासनकाल 380 ईस्वी से 412 ईस्वी तक रहा था। इन्हीं के शासनकाल में चीनी बौद्ध यात्री फाहियान भारत आए थे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से 2 खनिज डबल फोर्टिफाइड नमक में उपयोग किए जाते हैं? तो आयरन और आयोडीन, राइट ऑप्शन सी होगा। डबल फोर्टिफाइड सॉल्ट या नमक एक अभिनव नया फोर्टिफाइड खाद्य उत्पाद है जो मनुष्यों को उसके आहार के माध्यम से आयोडीन और आयरन की छोटी लेकिन महत्वपूर्ण मात्रा प्रदान करता है, जो कुपोषण एवं एनीमिया की कमी को दूर करने के लिए उपयोगी है। तो कौन सा रहता है तत्व उसमें? आयरन और आयोडीन रहता है। नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण का मुख्य उत्पाद क्या है? तो मुख्य उत्पाद की बात की जा रही है तो वो है जटिल कार्बोहाइड्रेट, राइट ऑप्शन डी होगा। इसका इक्वेशन क्या होता है? रिएक्शन 6CO2 प्लस 12H2O इज इक्वल टू C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O। मेन जो प्रोडक्ट होता है वो होता है जटिल कार्बोहाइड्रेट। उत्कृष्ट तरासे गए डायमंड में निम्न में से किसके कारण रंग आते हैं? रंग निम्न में से किसके कारण आते हैं? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वजह से सबसे ज़्यादा हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायमंड का होता है, उसकी वजह से इसमें चमक आती है। लेकिन कलर्स जो आते हैं वो आते हैं अशुद्धियों की उपस्थिति की वजह से, राइट ऑप्शन सी है। नेक्स्ट, आयोडीन टेस्ट का प्रयोग किसकी उपस्थिति को जांचने के लिए होता है? तो कार्बोहाइड्रेट, राइट ऑप्शन डी होगा। हमारे भोजन में पाए जाने वाले मुख्य कार्बोहाइड्रेट मंड तथा शर्करा के रूप में होते हैं, जिसकी जांच करने के लिए आयोडीन टेस्ट का प्रयोग किया जाता है। सो राइट ऑप्शन डी है। नेक्स्ट, रोगी को रेडियोलॉजिकल परीक्षण यानी विकिरण चिकित्सात्मक किरण से पहले अग्रलिखित में से कौन सा घोल पीने का निर्देश दिया जाता है? तो उसको दिया जाता है निर्देश बेरियम सल्फेट पीने का, राइट ऑप्शन बी है। रेडियोलॉजिकल परीक्षण में लिक्विड सस्पेंशन तकनीक का प्रयोग किया जाता है, जो मुख्य रूप से बेरियम का घुलनशील मिश्रण होता है। जब रोगी को सफ़ेद रंग का बेरियम युक्त ड्रिंक पिलाया जाता है तो वह शरीर के अंदर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के दीवारों पर चिपक जाते हैं, जिससे परीक्षण के दौरान परीक्षणकर्ता को स्पष्ट जानकारी हासिल हो जाती है।
नेक्स्ट, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन के गैसीय मिश्रण को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो उसे प्रोड्यूसर गैस कहा जाता है। राइट ऑप्शन सी है। प्रोड्यूसर गैस ज्वलनशील गैसों मुख्य रूप से कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन और गैर ज्वलनशील गैसों मुख्य रूप से नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण होता है, जो हवा और भाप के वातावरण में कार्बन युक्त पदार्थों, आमतौर पर कोयले के आंशिक दहन द्वारा बनाई जाती है। हवा के साथ ईंधन के आंशिक दहन से प्रोड्यूसर गैस प्राप्त होता है। नेक्स्ट, एक कंपित क्वार्ट्ज क्रिस्टल द्वारा हवा में उत्पन्न अल्ट्रासोनिक तरंगे कैसी होती है? किस तरंग गति का एक उदाहरण, किस तरह के तरंग गति का उदाहरण है? अनुदैर्घ्य, अनुप्रस्थ मतलब लॉन्गिट्यूडिनल या ट्रांसवर्स या दोनों का कॉम्बिनेशन। तो ये होती है अनुदैर्घ्य यानी लॉन्गिट्यूडिनल नेचर की। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछी यात्रा करते समय प्रकाश के विक्षेपित होने की घटना किस नाम से जानी जाती है? मान लीजिए ये मीडियम है और एक लाइट रे जा रही है, ऐसे तिरछी यहाँ पे इंसिडेंस हुआ। तब दो पॉसिबिलिटी है, यदि रेयरर से डेंसर में जाएगी तो इसको सीधे जाना चाहिए, लेकिन नॉर्मल की ओर ये स्लाइटली बेंड कर जाएगी। और दूसरी पॉसिबिलिटी है कि यदि डेंसर से रेयरर में जा रही है तो ये कुछ नॉर्मल से अवे बेंड करेगी। इस फिनोमिनन को रिफ्रैक्शन कहा जाता है, यानी अपवर्तन। राइट ऑप्शन बी है। रिफ्रैक्शन होता क्यों है? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में चेंज आने की वजह से। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दोनों मीडियम का, मान लीजिए ये मीडियम 1 है, मीडियम 1 और ये मीडियम 2 है, मीडियम 2। तो जब लाइट रे मीडियम 1 से मीडियम 2 में जाती है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होने की वजह से लाइट का स्पीड अलग अलग हो जाता है। लाइट का स्पीड अलग होने की वजह से उसकी बेंडिंग होती है, या तो नॉर्मल की तरफ बेंडिंग होती है या नॉर्मल से अवे बेंडिंग होती है। यही लाइट रे तिरछी ना होकर के बिल्कुल सीधी जाती है इसे, तो इसमें किसी तरह का बेंडिंग नहीं होता, सीधे निकल जाती है लाइट रे। सो यहाँ पे अपवर्तन के फिनोमिनन के बारे में कहा जा रहा है, यहाँ पे रिफ्रैक्शन। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट, खारे पानी को शुद्ध पानी में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? उत्क्रम परासरण यानी रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस RO, शॉर्ट में इसको कहते हैं RO का पानी। आप लोग सुने ही होंगे, पिए भी होंगे RO का पानी। इसका मतलब होता है रिवर्स ऑस्मोसिस, हिंदी में होता है उत्क्रम परासरण। राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट, जब वस्तु को अनंत पर रखा जाता है तो उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है? तो इसमें हमेशा आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है उत्तल दर्पण में, आभासी और सीधा, यानी वर्चुअल एंड इरेक्ट। राइट ऑप्शन ए होगा। जैसे मान लीजिए कि ये उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण, इसमें अनंत पे, ये मान लीजिए इसका इधर फोकस होगा, अनंत पे बहुत दूर इधर कोई ऑब्जेक्ट रखा गया है, इधर कोई ऑब्जेक्ट रखा गया है, तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा लगभग फोकस पे बनेगा, लेकिन ये सीधा बनेगा, बहुत ही स्मॉलर साइज का बनेगा और वर्चुअल बनेगा। वर्चुअल इमेज हमेशा सीधा होता है और रियल इमेज हमेशा उल्टा होता है। तो इस केस में जो वर्चुअल इमेज बनता है स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट बनता है, तो सीधा और छोटा कहाँ? लगभग फोकस के पास बनेगा। सो राइट ऑप्शन ए होगा यहाँ पे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत शक्ति की वाणिज्यिक इकाई है? तो यहाँ पे विद्युत शक्ति से कंफ्यूज मत होइए। विद्युत शक्ति पावर जो होता है, पावर उसका यूनिट होता है वाट, लेकिन जो इलेक्ट्रिसिटी का जो किलोवाट आवर होता है वो एनर्जी का यूनिट होता है। किलोवाट आवर, किलोवाट घंटा जो होता है ये एनर्जी का, किलोवाट आवर ये एनर्जी का यूनिट होता है, एनर्जी। और जो बिजली बिल आता है किलोवाट आवर में ही आता है कि 1 किलोवाट आवर को 1 यूनिट बिजली बिल कहा जाता है, 1 यूनिट बिजली कहा जाता है। सो विद्युत शक्ति का जो वाणिज्यिक कमर्शियल जो यूनिट है वो है किलोवाट आवर। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट, निम्न में से किसने भारी जल की खोज की थी? ड्यूटेरियम ऑक्साइड का। तो अमेरिका के वैज्ञानिक SC उरे ने ड्यूटेरियम ऑक्साइड की खोज किया था। राइट ऑप्शन बी होगा। इसके लिए उनको 1934 में रसायन विज्ञान का यानी केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज भी मिला था। कब? 1934 में। ड्यूटेरियम ऑक्साइड क्या होता है? हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम
एंड ट्राइटियम। तो ये जो ड्यूटेरियम है इसी के ऑक्साइड को कहा जाता है भारी जल यानी हेवी वाटर। इसी की खोज किया था उसने एससी उरे ने, जिनको केमिस्ट्री के लिए 1934 में नोबेल प्राइज़ दिया गया था इसी खोज के लिए। नेक्स्ट, वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में निम्नलिखित में से किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है? तो सबसे पहले हम रिएक्शन इसका देख लेते हैं। ऐसे निकेल का यूज किया जाता है, राइट ऑप्शन डी है। जैसे वेजिटेबल ऑयल है, वेजिटेबल ऑयल है, इस पे यदि हम हाइड्रोजन का रिएक्शन प्लस हाइड्रोजन किसके, निकिल उत्प्रेरक मतलब निकिल कैटलिस्ट के प्रेजेंस में 170 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो बन जाता है ये वेजिटेबल घी बन जाता है। क्या हुआ यहाँ पे, वेजिटेबल ऑयल को वेजिटेबल ऑयल एंड हाइड्रोजन को निकिल कैटलिस्ट के प्रेजेंस में 170 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो इसका हाइड्रोजनेशन हो जाता है और बन जाता है वेजिटेबल घी, वनस्पति घी बन जाता है। नेक्स्ट, कौन सा तत्व सरसों में तेल की मात्रा बढ़ाने में अत्यधिक उपयोगी है? तो वो है सल्फर, राइट ऑप्शन बी है। सल्फर पौधों के लिए आवश्यक बृहद पोषक तत्व है। यह सरसों के उत्पादन एवं उसमें तेल की मात्रा बढ़ाने में अत्यधिक उपयोगी है। नेक्स्ट, परमाणु की त्रिज्या लगभग होती है, कितनी होती है? तो 1 एंगस्ट्रम के ऑर्डर की होती है, तो राइट ऑप्शन ए होगा। ये परमाणु यानी एटम का रेडियस का साइज है। एटम का साइज जो होता है वो होता है 10⁻⁻10 मीटर के ऑर्डर का, यानी 1 एंगस्ट्रम के ऑर्डर का होता है। लेकिन ये न्यूक्लियस का साइज दिया हुआ है, न्यूक्लियस का साइज जो होता है वो 10⁻⁻15 मीटर, यानी इसको 1 फेम्टोमीटर कहिए, 1 फर्मी कहिए, 1 फर्मी के ऑर्डर का होता है। न्यूक्लियस का साइज 1 फर्मी के ऑर्डर का होता है, एटम का साइज 1 एंगस्ट्रम के ऑर्डर का होता है। सो इसमें राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट, किसी परमाणु में उपस्थित 2 इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याएं एक समान नहीं हो सकती, यह किसका सिद्धांत है? यह है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, पॉली अपवर्जन सिद्धांत, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, राइट ऑप्शन बी है। चारों जो क्वांटम संख्याएं हैं, मान लीजिए तीनों पहले की तीनों क्वांटम संख्याएं यदि समान है तो चौथी जो क्वांटम संख्या होगी, मान लीजिए एक ऑर्बिटल है तो एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं जिसमें से एक का अप स्पिन होता है, दूसरे का डाउन स्पिन होता है। तो मतलब स्पिन क्वांटम नंबर जो होगा वो दोनों इलेक्ट्रॉन का अलग अलग होगा, कभी भी समान नहीं होगा। एक का अप होगा तो दूसरे का डाउन होगा, यानी एक का प्लस हाफ होगा तो दूसरे का माइनस हाफ निश्चित रूप से होगा, क्योंकि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और उनके स्पिन अपोजिट्स होते हैं। ये प्रिंसिपल किसका है? पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल इसको कहा जाता है, राइट ऑप्शन बी है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस में चतुष्फलकीय आणविक ज्यामिति होती है, मतलब टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर किसका होता है? तो एक तो मीथेन हो गया, दूसरा अमोनियम आयन हो गया। मीथेन जिसका फॉर्मूला होता है CH4, C एक हाइड्रोजन ऊपर और कुछ इस तरीके से इसका होता है स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल। अमोनियम आयन का NH4+ होगा इसका फॉर्मूला, NH4+, तो N एक हाइड्रोजन ऊपर, 3 यहाँ पे, N ये हो गया, हाइड्रोजन 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 और एक ये हाइड्रोजन, और इस पे जो होगा एक प्लस रहता है, प्लस। तो दोनों का टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है, A एंड B सही होगा, सो मोर देन 1, राइट ऑप्शन E होगा। नेक्स्ट, किस धातु की अपेक्षिक अभिक्रियाशीलता सबसे अधिक होता है, मोर रिएक्टिव कौन सा होता है? तो अल्कली जो मेटल्स होते हैं जो पीरियोडिक टेबल में सबसे लेफ्ट में होते हैं, जिसको अल्कली मेटल्स कहा जाता है, कौन कौन से? सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रैंक्सियम, ये वाला जो ग्रुप है इसको अल्कली मेटल्स ग्रुप कहा जाता है और ये मोर रिएक्टिव होते हैं, और उनमें से पोटेशियम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है। सोडियम एंड पोटेशियम इतने ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं कि ऐसे हवा में रख दिया जाए तो उनमें आग पकड़ लेता है, क्विकली ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं वो, इसलिए उनको केरोसिन ऑयल में डुबो करके रखा जाता है। सो इसमें से जो ऑप्शंस दिए गए हैं सबसे मोर रिएक्टिव जो है वो पोटेशियम है, राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट, दही में अनेक सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं जिनमें लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु प्रमुख है जो दूध को दही में परिवर्तित कर देता है। यह जीवाणु कैसे, किस प्रक्रिया की सहायता से दूध को दही में परिवर्तित करता है? तो ये थ्रू रिप्रोडक्शन, यानी दूध में जनन करके रिप्रोडक्शन के थ्रू ये दूध को दही में बदल देता है, राइट ऑप्शन बी होगा, लैक्टिक एसिड की वजह से।
नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग सामान्यतः खाद्य पदार्थों के परिरक्षण हेतु किया जाता है? तो सोडियम बेंजोएट का किया जाता है एंड सोडियम मेटाबाइसल्फाइड का किया जाता है। इसमें से 2 सही आ रहे हैं, सो मोर देन 1 करेक्ट ऑप्शन ई होगा। खाद्य पदार्थों को सूक्ष्म जीवों से बचाने हेतु खाद्य परिरक्षकों का प्रयोग किया जाता है। सोडियम बेंजोएट तथा सोडियम मेटाबाइसल्फाइड का प्रयोग सामान्यतः खाद्य परिरक्षण के रूप में किया जाता है। इसके अलावा एसिटिक अम्ल का प्रयोग भी खाद्य परिरक्षक के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक वायरस जनित बीमारी नहीं है? वायरस से नहीं होने वाला बीमारी कौन सा है? खसरा वायरस से होता है, इन्फ्लुएंजा भी वायरस से होता है, रेबीज भी वायरस से होता है, लेकिन टेटनस बैक्टीरिया की वजह से होता है। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट, रक्त का वह तरल भाग जो हल्का पीला एवं गाढ़ा होता है, जो रक्त के आयतन का लगभग 55% होता है तथा उसमें 90 से 92% जल पाया जाता है, कौन है? वह है प्लाज्मा। राइट ऑप्शन बी है। नेक्स्ट, प्लेग्रा नामक बीमारी किस विटामिन की कमी से होती है? तो वो विटामिन B3 की कमी से होती है। राइट ऑप्शन डी है। विटामिन B3 की कमी से प्लेग्रा होता है। यह विटामिन जो है मांस, मछली, अंडा, दूध, मशरूम, अमरूद आदि में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट, क्यूरी पॉइंट वह तापमान होता है जिस पर पदार्थ रेडियोधर्मी हो जाता है। नहीं, एक धातु चुंबकीय गुण खो देता है। यस, ये सही होगा। राइट ऑप्शन बी होगा। एक क्यूरी लॉ है। क्यूरी लॉ कहता है कि मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल, मैग्नेटिक सब्सटेंस की मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी एक्स जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्यूरी टेम्परेचर के टी के, एब्सोल्यूट टेम्परेचर के। और इसी के अकॉर्डिंग क्यूरी टेम्परेचर वह टेम्परेचर होता है जिस पे अपना मैग्नेटिक प्रॉपर्टी खो देता है वो मटेरियल, मैग्नेटिक मटेरियल। सो राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट, किसी परितंत्र के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सहायक नहीं होता है? पौधे, प्राणी, सूक्ष्मजीव और अजैव घटक सभी मिल करके परितंत्र का निर्माण करते हैं। सो इसमें से सभी सही है, मोर देन 1 ई होगा सही। नेक्स्ट, स्फेगनम किस प्रकार के पादप का एक उदाहरण है? स्फेगनम, तो ये मॉस का एग्जाम्पल है। राइट ऑप्शन बी है। स्फेगनम, प्लानेरिया, पोलीट्राइकम आदि मॉस के उदाहरण हैं। संसार का सबसे लंबा वृक्ष सिकोया जिग्नोस्पर्म का उदाहरण है। जिग्नोस्पर्म का उदाहरण है। अमरूद, यूकलिप्टस, जामुन आदि एंजियोस्पर्म का उदाहरण है। एंजियोस्पर्म। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक जड़ का उदाहरण नहीं है? आलू है, बंडा भी है, अदरक भी है, लेकिन चुकंदर जड़ का उदाहरण नहीं है, ये रूपांतरित तना है। सो राइट ऑप्शन सी होगा यहाँ पे। गाजर, सलजम, चुकंदर, मूली आदि जड़ के उदाहरण है, जबकि आलू, बंडा, हल्दी, अदरक, प्याज आदि रूपांतरित तना के उदाहरण है। नेक्स्ट, धान की फसल की एक सामान्य बीमारी खैरा रोग है, इसका कारण क्या होता है? तो ये जिंक की कमी से होता है। राइट ऑप्शन बी है। नेक्स्ट, भारत में किस क्रम की चट्टानें उच्च धात्विक खनिजों की उपस्थिति के मामले में सर्वाधिक समृद्ध मानी जाती हैं? तो भारत में धारवाड़ क्रम की चट्टानें, राइट ऑप्शन डी होगा। धारवाड़ क्रम की चट्टानें उच्च धात्विक खनिजों की उपस्थिति के मामले में सर्वाधिक समृद्ध मानी जाती है। ये चट्टानें कर्नाटक, मध्य प्रदेश, झारखंड, मेघालय, राजस्थान आदि राज्यों में पाई जाती है। इस शैल समूह में सोना, मैग्नीज अयस्क, लौह अयस्क, क्रोमियम, तांबा, यूरेनियम, थोरियम आदि जैसे खनिज पाए जाते हैं। नेक्स्ट, दून नामक समतल संरचनात्मक घाटियां किनके बीच पाई जाती है? तो ये हिमाचल श्रेणी एवं शिवालिक के बीच में पाई जाती है। राइट ऑप्शन बी है। नेक्स्ट, गंगा नदी के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। गंगा नदी उत्तराखंड के चमोली जिले में 3900 मीटर की ऊंचाई पर स्थित गंगोत्री हिमानी से निकलती है। नहीं, ये गलत है। गंगा नदी उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में 3900 मीटर की ऊंचाई पर स्थित गोमुख के निकट गंगोत्री हिमानी से निकलती है। यहाँ इसे भागीरथी कहा जाता है। हरिद्वार के निकट गंगा मैदान में प्रवेश करती है, ये सही है। इसकी कुल लंबाई जो है 2525 किलोमीटर है। बिहार में गंगा नदी की कुल लंबाई जो है 445 किलोमीटर है, ये भी सही है। तो कौन से सही हैं? 2 और 3 सही आ रहे हैं। 2 और 3 राइट ऑप्शन सी होगा। स्टेटमेंट 1 जो है वो गलत है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक अल्पाइन क्षेत्र में उगने वाली प्रमुख जनजाति है? तो वो है जूनिपर। राइट ऑप्शन ए होगा। हिमालय में अल्पाइन वनस्पति क्षेत्र वृक्ष सीमा के ऊपर से शुरू होता है। हिमालय में इसका विस्तार 3200 मीटर से लेकर 4450 मीटर की ऊंचाई तक विस्तृत है। इस क्षेत्र में आर्द्र अल्पाइन वनस्पतियाँ पाई जाती है। इस क्षेत्र की प्रमुख वनस्पतियाँ हैं जूनिपर, बुरुंस, भोजपत्र आदि।
नेक्स्ट, सूची 1 एवं सूची 2 को सही सुमेलित करें। सूची 1 में खान का नाम दिया गया है, सूची 2 में राज्य, उनसे संबंधित राज्य का नाम दिया है। तलचर, तलचर जो है उड़ीसा का, तलचर जो है कोयला के लिए फेमस है। तलचर उड़ीसा में है, कोयला के लिए है। उसके बाद में खेतड़ी, खेतड़ी जो है तांबा के लिए प्रसिद्ध है, राजस्थान का, तो खेतड़ी जो है राजस्थान से संबंधित है। उसके बाद में पन्ना हीरा के लिए फेमस है, ये कहाँ है, मध्य प्रदेश में है। उसके बाद में डिगबोई, डिगबोई जो है आसाम का क्षेत्र एक है, ये पेट्रोलियम क्षेत्र है। सो इसमें से ए का जो होगा वो 3, बी का 1, सी का 2 एंड डी का 4। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। इसमें से डी ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन, राइट ऑप्शन डी होगा। ए का 3, बी का 1, सी का 2 एंड डी का 4। नेक्स्ट, जनगणना रिपोर्ट 2011 के अनुसार 2001 से 2011 के बीच भारत में जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर कितनी रही? तो वो रही 1.64%, राइट ऑप्शन सी होगा। जनगणना रिपोर्ट 2011 के अनुसार 2001 से 2011 के बीच भारत में जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर 1.64% रही, जबकि दशकीय वृद्धि दर 17.7%। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत की जनसंख्या का घनत्व 382 प्रति वर्ग किलोमीटर है एवं लिंगानुपात 943 है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? हीराकुंड बांध जो है महानदी पर है, ये सही सुमेलित है। भाखड़ा नांगल परियोजना सतलज नदी पे, ये भी सही है। उकाई परियोजना ताप्ती नदी पे, ये भी सही है। माता टीला परियोजना जो है रामगंगा नदी पे नहीं है, ये है बेतवा नदी पे। सो ये करेक्टली मैच्ड नहीं आ रहा है, सो राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट, भारत में बाघों के संरक्षण हेतु प्रोजेक्ट टाइगर कार्यक्रम कब आरंभ किया गया था? तो 1973 में आरंभ किया गया था प्रोजेक्ट टाइगर, सो राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट, इरूला जनजाति के निवास क्षेत्र की पहचान करें। तो वो केरल में निवास करती है, राइट ऑप्शन बी है। केरल में निवास करने वाली अन्य जो जनजातियां हैं वो हैं कादर, उराली, मोपला एवं पनियन। नेक्स्ट, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह किस राज्य के तट पर स्थित है? तो वो है आंध्र प्रदेश के तट पर, राइट ऑप्शन सी है। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापट्टनम है। यह भारत देश का सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह है। यह आंध्र प्रदेश के तट पर स्थित है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? मुंबई में है। देश का एकमात्र ज्वारीय बंदरगाह कौन सा है? कांडला है, जो गुजरात में है। नेक्स्ट, भारी इंजीनियरिंग निगम लिमिटेड कहाँ स्थित है? हेवी इंजीनियरिंग निगम लिमिटेड कहाँ पे स्थित है? तो ये रांची में स्थित है, राइट ऑप्शन डी होगा। इसकी स्थापना 1958 में की गई थी। नेक्स्ट, मुगल सेना में अहदी किसे कहा जाता था? तो ये मुगल बादशाह के विशेष प्रकार के सवार को कहा जाता था, राइट ऑप्शन ए है। घुड़सवार मुगल सेना के प्रमुख अंग थे और उनका एक बड़ा भाग मनसबदार जुटाते थे। इसके अलावा मुगल बादशाह भी कुछ विशेष प्रकार के सवार रखते थे जिसे अहदी कहा जाता था। अहदियों को समान सैनिक से अधिक वेतन दिया जाता था। एक अहदी के पास 1 से 5 तक घोड़े हो सकते थे। पुस्तक जवाबिते आलमगीरी का संबंध है किससे है? तो औरंगजेब के आदेश और सरकारी नियमों से है, राइट ऑप्शन बी है। औरंगजेब ने मुस्लिम कानून की हनफी व्याख्या को अपनाया, जिनका पालन भारत में मौखिक रूप से हो रहा था। हालांकि औरंगजेब मौखिक आदेश यानी जवाबित जारी करने से नहीं चकता था। उसके आदेशों और सरकारी नियम कायदों को एक पुस्तक में संकलित किया गया जिसका शीर्षक जवाबित ए आलमगीरी है, सो राइट ऑप्शन बी है। नेक्स्ट, दिल्ली में केवल मलिक, अमीर, राज्य कर्मचारी, हिंदू, मुल्तानी व्यापारी और सेठों के अतिरिक्त किसी के पास सोना नहीं रहा। बर्नी का यह कथन किस सुल्तान के समय से संबंधित है? तो अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित है, राइट ऑप्शन डी होगा। अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316 ईस्वी तक दिल्ली का सुल्तान रहा। राज्य के विद्रोहों को समझकर उसने 4 आदेश जारी किए। पहले आदेश में दान में दी गई भूमि, पेंशन, उपहार आदि व्यक्तियों से छीन लिए गए। इसके साथ सरकारी अधिकारियों को लोगों से अधिकाधिक कर और धन लेने का आदेश दिया गया ताकि व्यक्तियों के पास धन नहीं रहे और उनका ध्यान जीविका कमाने में लगा रहे। नेक्स्ट, पानीपत के तीसरे युद्ध के समय मराठा पेशवा निम्नलिखित में से कौन था? तो बालाजी बाजीराव थे, राइट ऑप्शन ए है। पानीपत का तृतीय युद्ध 14 जनवरी 1761 को मराठा और अहमद शाह अब्दाली की सेना के बीच में हुआ। अहमद शाह अब्दाली की सेना के मध्य हुआ। युद्ध का परिणाम क्या रहा? मराठों की पराजय इसमें हुई। जो प्रथम 4 पेशवा थे वो थे बालाजी विश्वनाथ 1713 से 1720 तक, बालाजी प्रथम 1720 से 1740 तक, बालाजी बाजीराव 1740 से 1761 तक
माधवराय नारायण 1761 से 1772 तक। नेक्स्ट, तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किस शासक ने कराया था? राजराज प्रथम ने कराया था। राइट ऑप्शन बी है। तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर द्रविड़ शैली में निर्मित सबसे सुंदर मंदिरों में से एक है। इस मंदिर को राजेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। इस मंदिर का निर्माण चोल शासक राजराज प्रथम, जिसका शासनकाल 985 से 1014 ईस्वी तक था, ने कराया था। चोल काल में दक्षिण भारत में मूर्तिकला अपने चरम पर पहुंची थी। नेक्स्ट, ब्रिटिश संसद के आग्रह पर गठित किस कमेटी ने भारत में रेलवे की शुरुआत करने का समर्थन किया था? सिम्स कमेटी ने। राइट ऑप्शन बी है। ब्रिटिश संसद के आग्रह पर FW सिम्स के नेतृत्व में एक कमेटी को भारत भेजा गया। सिम्स रिपोर्ट 1846 का राज्य की शर्तों के अनुसार निजी उपक्रम और पूंजी के द्वारा भारत में रेलवे के विकास का समर्थन किया गया। भारत में रेलवे का विकास ब्रिटेन की औपनिवेशिक नीति को समर्थन देने के लिए शुरू किया गया था। नेक्स्ट, स्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत किस वर्ष जमींदारों को बकाया लगान वसूलने हेतु काश्तकारों को गिरफ्तार करने का अधिकार दिया गया? 1799 ईस्वी में। राइट ऑप्शन डी है। बंगाल में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा बंगाल में भू राजस्व व्यवस्था स्थायी बंदोबस्त को 1799 ईस्वी में लागू किया गया। बाद में इसका विस्तार मद्रास और उत्तर पश्चिम सूबों के कुछ हिस्सों में किया गया। औपनिवेशिक राज्य ने 1799 ईस्वी में रेगुलेशन 7 के जरिए जमींदारों को बकाया लगान वसूली के लिए काश्तकारों की गिरफ्तारी और उनकी संपत्ति एवं मवेशियों की नीलामी का अधिकार दिया। नेक्स्ट, वर्ष 1783 में एक अधिनियम द्वारा किसको लाइसेंस के बिना भारत में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया? तो मिशनरियों पे। राइट ऑप्शन ए होगा। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1765 ईस्वी से पूर्व ईसाई मिशनरी गतिविधियों के पक्ष में थी। बाद में कंपनी ने धर्मांतरण के सभी प्रयासों का विरोध किया, क्योंकि मिशनरी अपनी स्थिति को राजनीतिक सत्ता के रूप में मजबूत करना चाहती थी। 1783 ईस्वी में बिना लाइसेंस के भारत में प्रवेश पर मिशनरियों पर रोक लगा दी गई। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रवाद का जन्म पारंपरिक देशभक्ति से हुआ, जो भूमि, भाषा और पंथ से लगाव की एक सामाजिक स्तर पर सक्रिय भावना थी। यह कथन किसका है? यह कथन C.A. बेइली का है। राइट ऑप्शन ए होगा। बेइली के अनुसार भारतीय राष्ट्रवाद उपनिवेश पूर्व ही जड़ पकड़ने लगा था। वहीं बेनेडिक्ट एंडरसन का मानना है कि एशिया और अफ्रीका के विकासशील जगत में राष्ट्रवाद का विकास पश्चिम के मॉडल की तर्ज पर ही हुआ। नेक्स्ट, 1857 के विद्रोह के समय झांसी में ब्रिटिश सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो सर ह्यूरोज ने किया था। राइट ऑप्शन बी है। 1857 के विद्रोह को दबाने वाले जो अधिकारी थे, बनारस में इलाहाबाद में जेम्स नील थे, लखनऊ और कानपुर में कोलिन कैंपबेल, झांसी में ह्यूरोज, बिहार में विलियम टेलर। ह्यूरोज ने रानी लक्ष्मीबाई के बारे में कहा था, एक ऐसी महिला जो विद्रोहियों के बीच एकमात्र पुरुष थी। नेक्स्ट, रॉलेट एक्ट के संबंध में असत्य कथन चुनिए। इस एक्ट के एक विशेष अदालत की स्थापना हुई। इस एक्ट से एक विशेष अदालत की स्थापना हुई। सही है। यह कोर्ट ऐसे सबूत स्वीकार कर सकता था जो विधिमान्य नहीं थे। ये भी सही है। इसके निर्णय के विरुद्ध सिर्फ वायसराय से अपील की जा सकती थी। नहीं, ये गलत है। कहीं पर भी इसके विरुद्ध अपील नहीं की जा सकती थी। प्रांतीय सरकार को बिना वारंट के तलाशी, गिरफ्तारी तथा बंदी प्रत्यक्षीकरण का अधिकार दिया गया। ये भी सही है। गलत है सिर्फ सी वाला। सो राइट ऑप्शन सी होगा। इस एक्ट के तहत गठित कोर्ट के खिलाफ कहीं भी अपील नहीं की जा सकती थी। रॉलेट एक्ट वर्ष 1919 में लागू किया गया था। इसे काला कानून भी कहा जाता है। इस एक्ट के विरोध के कारण पंजाब में सैफुद्दीन किचलू एवं सत्यपाल की गिरफ्तारी हुई थी। इन गिरफ्तारियों के विरोध में जालियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को एक सभा हो रही थी, जिस पर जनरल डायर ने अंधाधुंध गोलियां चलवा दी। इस घटना में लगभग 1000 लोगों की मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट, सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद गांधी जी की देशव्यापी यात्रा का नाम क्या था? तो वो हरिजन यात्रा था। राइट ऑप्शन डी है। सविनय अवज्ञा आंदोलन के द्वितीय चरण में 4 जनवरी 1931 को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। अगस्त 1933 को उन्हें जेल से रिहा कर दिया गया। 7 नवंबर 1933 को उन्होंने वार्धा से हरिजन यात्रा प्रारंभ की। जुलाई 1934 तक उन्होंने 20,000 किलोमीटर की यात्रा की। इस दौरान हरिजन सेवक संघ के लिए कोष एकत्रित किया गया। नेक्स्ट, किस एक्ट या अधिनियम में एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना की चर्चा की गई थी? तो वो भारत सरकार अधिनियम 1935 में एक अखिल भारतीय संघ को बनाए जाने की चर्चा की गई थी। हालांकि वो बन नहीं पाया था। भारत सरकार अधिनियम 1935 राइट ऑप्शन ए है। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार प्रस्तावित संघ में सभी ब्रिटिश भारतीय प्रांतों, मुख्य आयुक्तों के प्रांतों तथा सभी भारतीय प्रांतों का सम्मिलित होना अनिवार्य था। हालांकि देशी रियासतों का सम्मिलित होना वैकल्पिक था। यह संघ कभी भी अस्तित्व में नहीं आ पाया। नेक्स्ट,
सुभाष चंद्र बोस ने पहली बार कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? हरिपुरा की। राइट ऑप्शन डी है। सुभाष चंद्र बोस ने वर्ष 1938 में हरिपुरा एवं 1939 में त्रिपुरी में कांग्रेस अध्यक्ष चुने गए थे। नेक्स्ट, निम्न राज्यों पर विचार कीजिए। कश्मीर, जूनागढ़, हैदराबाद। आज़ादी के बाद भारत में विलय के क्रम को सबसे पहले से शुरू कर चुनिए। तो कश्मीर का विलय कब हुआ था? कश्मीर का विलय जो हुआ था वो हुआ था अक्टूबर 1947 में। मतलब अक्टूबर 1947 में विलय पत्र पर हस्ताक्षर हुआ था। जूनागढ़ का विलय जो हुआ वो हुआ नवंबर 1947 में जनमत संग्रह के थ्रू। और हैदराबाद का विलय जो हुआ वो हुआ था नवंबर 1949 में सैनिक कार्रवाई के द्वारा। तो कश्मीर का जो विलय हुआ थ्रू विलय पत्र वो अक्टूबर 1947 में हुआ। जूनागढ़ का जो विलय हुआ नवंबर 1947 में जनमत संग्रह के थ्रू हुआ था। हैदराबाद का विलय नवंबर 1949 में सैन्य कार्रवाई से हुआ था। तो सबसे पहले कौन सा हुआ था? कश्मीर, देन जूनागढ़, देन हैदराबाद। तो 1 2 3 राइट ऑप्शन ए होगा। राइट ऑप्शन ए 1 2 3। नेक्स्ट, मेरठ षड्यंत्र केस 1929 का संबंध किस समूह से है? तो ये श्रमिक समूह से है। राइट ऑप्शन ए है। मार्च 1929 में सरकार द्वारा 31 श्रमिक नेताओं को गिरफ्तार कर मेरठ लाया गया एवं उन पर मुकदमा चलाया गया। गिरफ्तार नेताओं पर आरोप लगा कि ये सम्राट को भारत की प्रभुसत्ता से वंचित करने का प्रयास कर रहे थे। गिरफ्तार प्रमुख श्रमिक नेताओं में S.A. डांगे, जोगलेकर, फिलिप एस्प्रेट, बेन ब्रैडली और शौकत उस्मानी थे। नेक्स्ट, किस एक्ट को मुंह बंद करने वाला अधिनियम भी कहा जाता है? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 को मुंह बंद करने वाला अधिनियम कहा जाता है। राइट ऑप्शन ए है। लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट देसी भारतीय भाषा पत्र अधिनियम पारित किया गया। लॉर्ड रिपन ने 1882 में इस एक्ट को रद्द कर दिया। इस एक्ट के तहत प्रावधान था कि किसी भी भारतीय भाषा के समाचार पत्र में प्रकाशक या मुद्रक कोई ऐसी सामग्री प्रकाशित नहीं करेंगे जिससे सरकार के विरुद्ध असंतोष बढ़े। नेक्स्ट, लोकमान्य तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना कब की थी? तो अप्रैल 1916 में की थी। राइट ऑप्शन ए है। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने इंडियन होम रूल लीग की स्थापना अप्रैल 1916 में की थी। तिलक ने अपनी पहली होम रूल मीटिंग बेलगांव, कर्नाटक में की थी। एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में मद्रास में ऑल इंडिया होम रूल लीग की स्थापना की। जॉर्ज अरुंडेल को लीग का संगठन सचिव बनाया गया था। नेक्स्ट, जवाहरलाल नेहरू ने 1938 में किस अखबार का प्रकाशन शुरू किया था? तो नेशनल हेराल्ड का शुरू किया था। राइट ऑप्शन सी है। कॉमनवेल्थ का 1915 में एनी बेसेंट ने किया था। न्यू इंडिया का एनी बेसेंट ने 1915 में किया था। युगांतर का 1886 में बिपिन चंद्र पाल ने किया था इसका प्रकाशन शुरू। नेक्स्ट, भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग थे। राइट ऑप्शन सी है। 1858 में भारत सरकार अधिनियम द्वारा कंपनी के शासन को समाप्त कर शासन का प्रत्यक्ष नियंत्रण ब्रिटिश क्राउन के हाथों में आया। इसके साथ ही गवर्नर जनरल को वायसराय की उपाधि दी गई। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। वहीं प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। नेक्स्ट, भारत में किस वर्ष तिब्बत का पुनः विलय किया गया था? तो 1903 में किया गया। राइट ऑप्शन डी है। नेपाल के कुमाऊं एवं गढ़वाल का विलय 1816 में लॉर्ड हेस्टिंग्स के द्वारा किया गया। भूटान का पुनः विलय लॉर्ड लॉरेंस के द्वारा 1865 में किया गया था। बर्मा का पुनः विलय लॉर्ड डफरिन के द्वारा 1885 में किया गया था। तिब्बत का पुनः विलय लॉर्ड कर्जन के द्वारा 1903 में किया गया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन क्रांतिकारी संगठन नहीं था? मित्र मेला एक क्रांतिकारी संगठन था। अभिनव भारत सभा ये भी क्रांतिकारी संगठन था। गदर दल ये भी क्रांतिकारी संगठन था। नौजवान सभा ये भी क्रांतिकारी संगठन था। ये सभी क्रांतिकारी संगठन थे। सो मोर देन वन करेक्ट ऑप्शन ई हो जाएगा। मित्र मेला की स्थापना पूना में 1899 में हुई थी। अभिनव भारत सभा की स्थापना पूना में 1904 में BD सावरकर ने की थी। गदर दल की स्थापना सैन फ्रांसिस्को में सोहन सिंह भाखना और लाला हरदयाल ने की थी। नौजवान सभा की स्थापना लाहौर में 1926 में हुई थी। भगत सिंह इस संगठन से जुड़े थे। नेक्स्ट,
तेभागा आंदोलन किस राज्य में चलाया गया था? तो ये बंगाल में चलाया गया था, राइट ऑप्शन सी है। और आंदोलनों के बारे में भी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। तेभागा आंदोलन बंगाल में चलाया गया था 1946 में, चंपारण सत्याग्रह बिहार में चलाया गया था 1917 में, रामोसी विद्रोह महाराष्ट्र में था 1877 से 87 के बीच में, खेड़ा सत्याग्रह गुजरात में चलाया गया था 1918 में, बारदोली सत्याग्रह गुजरात में चलाया गया था 1928 में। नेक्स्ट, हाल ही में चर्चा में रहा कंट्री फॉर पार्टिकुलर कंसर्न का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो धार्मिक स्वतंत्रता की चिंताजनक स्थिति संबंधी देशों की एक सूची से है, राइट ऑप्शन ए है। कंट्री फॉर पार्टिकुलर कंसर्न CPC 1998 के अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के तहत धार्मिक स्वतंत्रता के विशेष रूप से गंभीर उल्लंघन के दोषी राष्ट्र के संयुक्त राज्य सचिव द्वारा एक पदनाम है। नेक्स्ट, मार्च 2022 में पेरिस में हुए फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF की 6ठी पूर्ण बैठक में निम्नलिखित में से किस देश को FATF की ग्रे सूची में शामिल किया गया? तो UAE को शामिल किया गया, राइट ऑप्शन डी है। 2 से 4 मार्च 2022 के मध्य पेरिस में FATF की 6ठी पूर्ण बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में UAE को FATF की ग्रे सूची में शामिल किया गया। वहीं जिम्बाब्वे को ग्रे सूची से बाहर किया गया, जबकि पहले से पाकिस्तान को इस सूची में शामिल पहचान को बरकरार रखने का निर्णय लिया गया। वर्तमान में 23 देश ग्रे सूची में शामिल हैं। 23 कंट्रीज अभी FATF के ग्रे लिस्ट में शामिल हैं। नेक्स्ट, ई भंडारण लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? तो बिहार है, राइट ऑप्शन ए है। नेक्स्ट, हाल ही में वैज्ञानिकों ने मनुष्य के शरीर में एक नए अंग की खोज की है, जिसे क्या नाम दिया गया है? तो उसे रेस्पिरेटरी एयरवे सेक्रेटरी सेल्स नाम दिया गया है। फिर मैं रिपीट करता हूँ, रेस्पिरेटरी एयरवे सेक्रेटरी सेल्स, राइट ऑप्शन सी है। इस नए अंग का नाम वैज्ञानिकों ने रेस्पिरेटरी एयरवे सेक्रेटरी सेल्स दिया है। यह नए प्रकार का अंग कोशिका के समान है, जो फेफड़ों के भीतर पतली एवं कोमल शाखाओं में गहराई तक पाई जाती है। ये स्त्रावी कोशिकाएं होती है जो एलियोवोली के समीप पाई जाती है। ये वायुमार्ग की तरल परत बनाने के लिए आवश्यक प्रोटीन का उत्पादन करती है। इसके अलावा एल्वियोर टाइप 2 कोशिकाओं की भांति क्षतिग्रस्त हो चुकी छोटी कोशिकाओं के मरम्मत के लिए भी केमिकल स्त्रावित करती है। नेक्स्ट, राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग 2021 के तीसरे संस्करण में कौन से 2 राज्य सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शक के रूप में उभरे हैं? तो गुजरात और कर्नाटक है, राइट ऑप्शन डी है। राज्यों की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनकर्ता के रूप में गुजरात और कर्नाटक अव्वल हैं। वहीं मेघालय ने केंद्र शासित प्रदेशों और उत्तर पूर्वी राज्यों में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने पटना के इम्तिहान इंस्टीट्यूट के टेस्ट 6 के हिंदी मीडियम के क्वेश्चंस को डिस्कस किया। आप इस चैनल के साथ बने रहिए, आगे आपको ढेरों सारे टेस्ट सीरीज के क्वेश्चंस का डिस्कशन यहाँ पे देखने को मिलेगा। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में किसी दूसरे टेस्ट पेपर के क्वेश्चंस के डिस्कशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।